नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके लिए लेकर कार्य और ऊर्जा अर्थात वर्क और एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर। इसमें आप 50 से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये सभी एमसीक्यूज रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस, डिफेंस, यूपीएससी, पीसीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य और ऊर्जा। पहला क्वेश्चन है, कार्य क्या है? कार्य क्या होता है? देखो, साइंस में कार्य वो होता है जिसमें बल लगाने पर कम से कम विस्थापन हो, यानी कि बल लगाओ और उस बल की दिशा में विस्थापन जरूर हो। ठीक है, तो कार्य हो जाता है आपका कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि साइंस में कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाने पर कुछ विस्थापन हो। विस्थापन नहीं हो तो कोई कार्य नहीं होगा। यानी कोई दीवार है और उस पर आप लगातार धक्का लगा रहे हैं लेकिन दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपका कार्य क्या माना जाएगा? जीरो। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट है, कार्य एक रिक्त स्थान है। क्या है? नीचे दिया है अदिश सदिश। तो कौन सी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि? तो कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है, ठीक है, लेकिन दिशा नहीं होती। कार्य की दिशा नहीं होती। कभी आपने सुना है कार्य कौन सी दिशा में किया जाता है, कौन सी दिशा में कार्य किया गया है? तो ऐसा नहीं सुना है। ठीक है, तो कार्य की दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। ये हुई अदिश राशि। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर 1 न्यूटन है तथा बल की दिशा में चली गई दूरी h यानी कि 1 मीटर है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो बल यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 न्यूटन। ओके, और विस्थापन कितना दे रखा है? 1 मीटर। दोनों एक न्यूटन और 1 मीटर। तो बल गुणा विस्थापन कर दीजिए, यानी कि 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। ये कितना आया? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 1 न्यूटन मीटर। आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक कौन सा है? कार्य का मात्रक कौन सा है इनमें से? तो एक जनरली गलती क्या करते हैं छात्र, शुरू में जूल पढ़ा, क्योंकि सब पढ़ते हैं कि जो कार्य है उसका मात्रक जूल होता है, लेकिन ध्यान रखना है इसका दूसरा मात्रक ये भी होता है, न्यूटन मीटर। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो जूल और न्यूटन मीटर ये दोनों कार्य के मात्रक होते हैं। आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर क्या? 1 जूल, जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर के। यानी कि 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य क्या होगा? W, यानी कि कार्य पूछा है। कार्य बराबर हमें पड़ा है बल इंटू विस्थापन। यहाँ बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो 5 गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर की जगह लिखा जा सकता है जूल। ठीक है, जूल। ओके, तो या तो 10 जूल कह लो या 10 न्यूटन मीटर कह दो। यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 जूल दिया हुआ है, तो जूल में आंसर हो जाएगा 10 जूल। नेक्स्ट है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होगा? यदि बल जो है आपका F वो विस्थापन, ये विस्थापन है, इसके विपरीत दिशा में लगता है, तो जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। एक कुली 15 केजी द्रव्यमान का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य मान क्या होगा? जहां G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब हमने कार्य निकालना है। ठीक है, अब कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, लेकिन विस्थापन यहाँ दिया हुआ है 1.5 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। ठीक है, बल नहीं दिया हुआ, तो बल कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ तो बल है ही नहीं, तो बल निकलेगा द्रव्यमान
इनटू ये जो गुरुत्वीय त्वरण है g, इसको गुणा करके, ठीक है। तो बल का मान निकल जाएगा, ये द्रव्यमान 15, इसको गुणा कर दीजिए 10 से, ठीक है, mg 10। हमने पढ़ा था F बराबर mg, ये होता है, या तो ma, और जहां a ना हो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है गुरुत्वाकर्षण में, तो ये F बराबर mg होता है। किसी भी वस्तु को जब हम उसके द्रव्यमान से वहां पे यदि हम बल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, g का यूज करेंगे, ठीक है। तो 15 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू ये विस्थापन कितना है 1.5 मीटर, ओके। अब देख लो आप, यहां से बल हो गया 150 इंटू ये विस्थापन था 1.5, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225 जूल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऊर्जा। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता कही जाती है ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। यानी कि कोई कार्य जो है वो क्या होता है, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है। ये होता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यदि गतिज ऊर्जा E के है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है और अंतिम वेग v है, ठीक है। तो देखिए, जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि E के, जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अंतिम, ठीक है, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये अंतिम जो गतिज ऊर्जा वो हुई, अंतिम वेग क्या था v, तो वो हुई 1/2 mv² माइनस ये जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो क्या हुई, वो प्रारंभिक वेग से आएगी, वो होता है 1/2 mu², लेकिन u बराबर क्या दिया हुआ है 0, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 m और 0 का होल स्क्वायर, और 0 से तो कुछ भी गुणा कर लो तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 mv²। जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो क्या आएगी 1/2 mv²। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, E के इक्वल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उसकी जो वस्तु है उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण होती है वो होती थी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ हुई स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक m द्रव्यमान की वस्तु को यदि h ऊंचाई तक उठाया जाए तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, कोई भी जो वस्तु है वो पृथ्वी पर है, इसका द्रव्यमान m है, इसे h ऊंचाई तक उठा लिया और इस जगह पे है, तो इस जगह पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वो होगी इसका, ये आ जाएगा m, ठीक है, और जो गुरुत्वीय त्वरण इस पर g लग रहा है वो mg, और ये हाइट h, इनके गुणनफल के बराबर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, EP इक्वल टू mgh, ठीक है। 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरती के 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, धरती से कितना 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा, जबकि g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जब भी कोई वस्तु होती है ये, इसको h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो उसकी स्थिति के कारण होती है, यानी कि mgh के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे m दिया हुआ है 10 kg, g दिया हुआ है 9.8, ठीक है,
और जो एच है वो कितनी दी हुई है, एच बराबर 6 मीटर, तो इन्हें गुणा कर दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 10 गुणा 9.8 गुणा 6, ये कितना आ जाएगा आपका 588 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी 588 जूल। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है ना ही विनाश। रूपांतरण से पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। यह कौन सा नियम है, ये जो नियम होता है ये होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह कौन सा नियम है, अभी वही आया, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में कुल ऊर्जा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। ये भी कौन सा नियम है, ऊर्जा का संरक्षण नियम। ये दूसरी लैंग्वेज में है, दोनों तरह से पूछ लिया जाता है, ये दोनों आप याद रख लीजिए और इम्पोर्टेंट भी है दोनों। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दोनों के योग के बराबर होती है। कौन कौन सी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो, और दूसरी स्थितिज ऊर्जा, दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो योग होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग। शक्ति क्या है, शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में w कार्य करता है तो शक्ति p का मान क्या होगा, तो p होता था कार्य करने की दर, कार्य दे रखा है w और दर यानी समय, ठीक है, यानी कि p बराबर होता था कार्य करने की दर। जब दर आ जाए तो t नीचे आ जाता है, कार्य ऊपर हो गया तो कार्य करने की दर यानी कि शक्ति बराबर w अपॉन t। आंसर हो जाएगा P इक्वल टू W अपॉन T, ऑप्शन बी। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। एक वाट बराबर क्या, एक वाट, एक वाट किसके बराबर होगा, ठीक, एक वाट होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर। 1 जूल यानी एक कार्य, 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, ठीक है, तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर। यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो शक्ति P कितनी होगी, तो यहाँ वही चीज पूछी गई है, शक्ति P बराबर क्या होगा 1 जूल प्रति सेकंड। ये क्या कह रहा है, ऊर्जा उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब ये जूल पर सेकंड जो होता था ये बराबर होता था वाट के, कितने, वाट के बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी 1 वाट के बराबर, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। बिजली की एक यूनिट, बिजली की जो एक यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 किलोवाट घंटा के बराबर। कितने के बराबर, 1 किलोवाट घंटा के बराबर, या एक ऐसे कह लो इसको 1000 वाट घंटा के बराबर, ऐसे भी दिया जा सकता है आंसर में 1000 वाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का मान क्या होगा। 60 वाट, ठीक है, और प्रतिदिन जलता है, तो एक ही दिन का पूछा है यहाँ पे, वो एक दिन में 6 घंटे जला, ठीक है, कितने, 6 घंटे, ठीक है। अब देखिए आप वाट घंटा, वाट घंटा यानी कि 60 गुणा 6 और ये वाट और ये घंटा, यहाँ से वाट यहाँ से घंटा आ जाएगा, ठीक है, वाट घंटा। और यूनिट कितनी थी, जो यूनिट होती थी वो किलो वाट घंटा में थी, है ना, और किलो के बराबर होता था 1000। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको वाट घंटा को किलो वाट में चेंज करने के लिए पहले आप इसको 60 गुणा 6 करेंगे तो 360 आ जाएगा वाट घंटा। अब किलोवाट में चेंज करना है तो इसमें क्या करिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.36 किलोवाट घंटा। इजी है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा को क्या लिख सकते हो, यूनिट, ठीक है, तो 0.36 यूनिट। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.36 यूनिट। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, कौन कौन सी स्थिति में होगा। तो एक तो विस्थापन शून्य हो, ठीक है, भाई कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है यदि वस्तु का विस्थापन बल के लंबवत हो, यानी कि ऐसी स्थिति हो जैसे ये घूम रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो ये विस्थापन है वो बल के लंबवत होता है, क्योंकि विस्थापन तो ऐसे हो रहा है, बल आपके ऐसे लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये बल और ये विस्थापन हर एक स्थिति में ऐसे ये स्थिति चेंज करता जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये जो वृत्ताकार जो गति होगी, यानी कि ऐसे आप ऐसे घूमते जाओगे, ठीक है, वहां क्या होगा, आपका कार्य फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको घूम घाम के फिर वहीं आना है। अब देखिए, ये हो गया आंसर आपके उपरोक्त दोनों स्थिति में, ठीक है, ए और बी ये दोनों। जब किसी डोरी के एक सिरे पर बंधे पत्थर को क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तो इस स्थिति में बल द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होगा, ये होगा शून्य। पत्थर पर जो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ मैंने अभी बताया था आपको, बल और ये विस्थापन ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये दोनों लंबवत होते हैं, तो लंबवत होंगे वहां क्या होगा, कार्य शून्य होगा। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर का मान क्या होता है, एक हॉर्स पावर ऐसे लिखा रहता है ना कई पंप पे मोटर पे, है ना, तो उसकी जो शक्ति होती है अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर की मोटर है ना, मान लो वो 25 हॉर्स पावर की है। अब आपसे पूछे कि ये कितने वाट की होगी, तो आपको ध्यान रखना है एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट, 746 वाट, अर्थात आंसर ऑप्शन ए। वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड किसका मात्रक है, तो जो वाट सेकंड है यानी कि वाट और सेकंड, वाट सेकंड आपने देखा था कार्य इसका भी यही होता था, और जो ऊर्जा है उसका भी मात्रक यही होता था, ये वाट सेकंड, यानी वाट सेकंड का मतलब आपने देखा था ना, जूल होता था, ठीक है। एक वाट सेकंड जो होती है वो एक जूल के बराबर होती थी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का और कार्य का उपरोक्त दोनों। एक वाट घंटा का मान होता है, एक वाट घंटा, एक वाट घंटा। अब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन जूल, ठीक है। आपने अभी वाट सेकंड पढ़ा था, ये होता था एक जूल के बराबर, एक वाट सेकंड, तो आंसर सीधा है, ये घंटा जो है इसको सेकंड में बदल लीजिए, जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक वाट, ठीक है, इंटू एक घंटा को सेकंड में बदलोगे तो 60 इंटू 60 आपको करना पड़ेगा, है ना। अब हो गया सेकंड में वाट और सेकंड आ गया, वाट और सेकंड का तो हम जूल रख देंगे, 1 गुणा 60 गुणा 60, और वाट और सेकंड को मिला के लिख देंगे हम जूल। कितना हो गया सर, 3600 जूल, ये जी है 3600 जूल आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो एक वाट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर हो। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो देखिए सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक, ये याद रहे आपको, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो देखिए चलती हुई गोली, चलती हुई तो कोई भी चीज है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो इसमें है बहता हुआ पानी, ये भी चलता हुआ बहता हुआ पानी है, यहाँ गतिज ऊर्जा होगी। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी होगी, चल रहा है। उठाया गया पत्थर है ना, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ जब पड़ा था तो भी स्थितिज ऊर्जा थी, अब उठा लिया साहब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी स्थिर है, ठीक।
तो यहाँ पे भी ये क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो आंसर हो गया, उठाया गया पत्थर। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोगुनी, समान, 4 गुनी, 3 गुनी। तो देखिए हमने गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो पढ़ा था, E k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, v स्क्वायर। यहाँ गति दोगुनी कर दो तो v का मतलब 2v कर दो इसको, तो जब v स्क्वायर को आप 2v स्क्वायर कर देंगे, यानी v की जगह 2v रख दो, 2 गुनी कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो जाएगी सीधी की सीधी। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 गुनी हो जाती है। यदि गति को 2 गुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी दशा कार्य होने को दर्शाती है? कार्य होने को दर्शाती है, तो कार्य बराबर क्या था, बल गुणा विस्थापन। ये दो चीज आपको याद रखनी है, बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए। तो बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी। तो यहाँ पे कौन सा है, ए एंड बी दोनों। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमेशा ऋणात्मक दिशा में किया जाता है। रोकता है ना घर्षण गति को, ठीक है, तो हमेशा ऋणात्मक दिशा में। जब किसी गतिशील कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी यदि कार है वो इधर जा रही है, हम ब्रेक लगाएंगे तो वो फोर्स जो है इसके विपरीत कार्य करेगा। इसके विपरीत, यानी जो अवरोधक है वो कैसे विपरीत कार्य करेगा, यानी ऋणात्मक कार्य करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अवरोधक के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य शून्य होगा? कौन सी स्थिति में कार्य शून्य होगा? तो यहाँ देखिए वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ आते ही यहाँ कार्य शून्य होगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे लंबवत लगता है बल विस्थापन के। ओके, ठीक है, तो यहाँ कार्य शून्य होगा। एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य, कुली सिर्फ खड़ा है भार रखकर, ठीक है, कोई विस्थापन नहीं किया है उसने, कुछ चल नहीं रहा है। ओके, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो कैसा होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो उपग्रह भी कैसे वृत्त इस टाइप के जो है पथ में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है कार्य 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक चीज रख लीजिए, इनमें से सभी। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। हम ऊर्जा को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? हम ऊर्जा को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भागों से, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त की जा सकती है। और ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? भूतापीय ऊर्जा, है ना, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है परमाणु के नाभिक से, ये परमाणुवीय ऊर्जा जो होती है या नाभिकीय ऊर्जा कह लीजिए। ज्वार भाटा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये सभी जो है ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, इन सभी जगह से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा के और संवेग P में सही संबंध कौन सा है, जहां m द्रव्यमान है? अब गतिज ऊर्जा के और संवेग P में संबंध हमने पढ़ा तो है पहले, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, है ना। ये के को कई बार ई के की जगह के भी लिखा जाता है, ठीक, दोनों ही सही है। तो यहाँ 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब संवेग देख लो, संवेग होता था P बराबर mv। अब इसका संबंध क्या है, ऐसे नहीं आता है समझ में, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे P की वैल्यू रखिए, क्या 1/2 mv स्क्वायर आता है के बराबर, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप P बराबर mv रखेंगे, mv इंटू m, ये वाला m, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर v आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है,
सबसे पहले तो 1/2 देख लो, 1/2 MB, तो 1/2 इसमें है, बटा 2 नीचा में इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब ये देख लो आप दूसरा ऑप्शन देखिए, P²/2 MB, तो P² जहाँ है अपॉन 2M, इसका P का मान रखिए इसमें MB, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2M, तो यहाँ हो जाएगा M²V²/2M। ठीक है, तो M से M कैंसिल। अब देखो आप क्या आ जाएगा, ये नीचे जो है उसको एक तरफ रख लो, 1/2, ये M और ये V², MB², देखिए आ गया 1/2 MB², यही था के बराबर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी, सिंपल है, 1/2 MB²। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का संवेग पहले से 4 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की तुलना में हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा था K बराबर P²/2M, है ना, इससे 1/2 MB² आ जाता था। ओके, तो ये संवेग था, संवेग को 4 गुना कर दो, तो इसको 4P² करोगे तो 4 गुना, देखो यहाँ पे 4 गुना कर दो, तो 4 चौके 16 P²। ठीक है, तो 16 गुना हो जाएगा सीधा सीधा, कितना, 16 गुना 4 का होल स्क्वायर 16। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वस्तु के पथ पर, वस्तु के प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की ऊंचाई पर, या पथ पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए मैं आपको बताऊं सीधा सा एग्जांपल, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इसको हम इस h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक, ये हाइट h, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती थी, mg और h के बराबर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है दोनों, द्रव्यमान जो होगा वस्तु का वो द्रव्यमान होगा और g गुरुत्वीय त्वरण होगा, h हाइट। अब हाइट आपको कभी पथ पर निर्भर नहीं करती कि इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो हाइट तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो है वो ऐसे ही रहेगी, ये पथ पर निर्भर नहीं करेगी ना। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है पथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाला सही है, पथ पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, प्रथम और अंतिम स्थिति के जो बीच के डिस्टेंस है, ऊंचाई है, उस पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों। ये ध्यान रखना है आपको, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्य करने की गति को मापा जा सकता है, कार्य करने की गति यानी कि कार्य करने की जो दर है वो क्या थी, शक्ति, इसके द्वारा, शक्ति के द्वारा। एक विद्युत हीटर 10,000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च कर देता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति P बराबर कार्य बटा समय, हमने पढ़ा था। ठीक है, कार्य जूल में दे रखा है 10,000, ठीक है, और यहाँ T दे रखा है 10 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 वाट, कितना आ जाएगा, 1000 वाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, मास जो होता है उसको तो यहाँ पे लिया जाता है कैपिटल M से, ठीक है, और लंबाई जो होती है उसको लिया जाता है L से, ओके, मीटर हो कुछ भी हो, ठीक है, और जो समय है उसको लिया जाता है कैपिटल T से, इससे लिखा जाता है विमीय सूत्र। क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, ma, ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक है, तो मास इसका तो हो जाएगा m, और त्वरण a बराबर, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय, और वेग होता है दूरी में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे दूरी अपॉन समय का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि L अपॉन टी स्क्वायर, इसको लिखा जाता है LT-2, ठीक है, तो ML T-2,
ठीक है, त्वरण का डायरेक्ट याद रख लो L T का -2, ठीक है, और ये द्रव्यमान। तो आंसर हो जाएगा बल का जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा ml T का -2, और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ml T का -2, ठीक है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र, तो शक्ति बराबर P बराबर हमने पढ़ा था अभी W/T, यानी कि कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, ठीक है। अब कार्य क्या है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल का अभी हमने पढ़ा है ml T की पावर -2 इनटू विस्थापन, ये दूरी होती है तो ये आ जाएगी L में, ठीक है। यहां से आप ये आ जाएगा कार्य जो है W बराबर ml, L ये वाला L और ये वाला L, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और T -2, ठीक है। अब P निकालना है, P बराबर हो गया ml इसका स्क्वायर T का -2, ठीक है, और नीचे T यानी कि T, इसको आप ये T को, ये वाले T को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे P बराबर ml स्क्वायर, और इस वाले T को ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे T की -3 हो जाएगी, ठीक है। तो ml स्क्वायर T की पावर -3, ये हो गया आपका शक्ति का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल की आप सीधी याद रख लीजिए, ये सबसे ज्यादा आसान होगा कि आपको बल का याद रख लें, ठीक है। बल का होता है ml T की -2, ठीक है, ये इजी है। अब यहाँ पे -2 सॉरी, ठीक है। अब कार्य के निकाल लो, इसके इनटू में L कर दो क्योंकि विस्थापन है, ठीक है, क्या है L से गुणा कर दो, तो कार्य आ जाएगा ml, ये 2 L हो गए, L इंटू L स्क्वायर, ठीक है, T का -2, ये हो जाएगी ml स्क्वायर T का -2। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा? तो किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। शक्ति P बराबर क्या है? तो P बराबर क्या पढ़ा था हमने? कार्य बटा समय, है ना, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बल, तो यहां से हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि W/T जो है P बराबर, तो W को हम लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, ठीक है, अपॉन समय यानी कि T, ठीक है, यही है T, और W को लिख दिया बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल आ गया, यहाँ से बल तो हमारे पास ये आ गया, बल गुणा, अब विस्थापन और समय ये दोनों को एक जगह ले जाए तो विस्थापन हो जाती है दूरी, ठीक है, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, ये हो जाता है वेग, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बल गुणा वेग, ये इस जगह आ जाएगा वेग। डायनमो का कार्य है, डायनमो क्या करता है? तो जो ट्रैक्टर वगैरह शादियों में चलाते हैं इधर उधर, उससे कई बार बिजली जनरेट करते हैं तो उसके पीछे डायनमो लगा होता है, यंत्र होता है, ठीक है, तो वो क्या विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे डायनमो क्या कार्य करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? मूल राशि कौन सी नहीं है? तो मूल राशि एक तो होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक। व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बनाई जाती है, ठीक।
अब मूल राशि कौन सी है इनमें से और व्युत्पन्न कौन सी है ये पहचानना। विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है, ये मूल राशि है। द्रव्यमान m है, ये कहीं से नहीं निकाली जाती तो ये भी मूल राशि है। समय t है, ठीक है, ये भी मूल राशि है। संवेग, संवेग p बराबर m भी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, तो द्रव्यमान और फिर वेग, वेग तो आगे वेग भी होता है जो दूरी बटा समय होता है, ठीक है, यहां से निकाला जाता है ये दो मूल राशियों से, दूरी और समय से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये व्युत्पन्न राशि हो गई। कैसी हो गई, व्युत्पन्न राशि। यही मूल राशि नहीं है, बाकी ये तीनों मूल राशि है। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है। तापमान, जो T होता है, कैपिटल T से लिखा जाता है इसको, ठीक है, ये मूल राशि होती है। लंबाई, ये भी मूल राशि होती है। ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये आपकी ये भी मूल राशि होती है जो कैडिला में मापी जाती है। और पदार्थ की मात्रा, ये भी मूल राशि होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ होते हैं आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस खत्म। पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जय हिंद।